3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सबको नमस्कार, आप सबको गुड इवनिंग। दोस्तों, एक कमेंट आया चेतन कुमार का, सर मेरे कमेंट का जवाब दीजिए। दोस्तों, मैं आपको जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो सीटेट का हो, आपको उत्कर्ष की ओर से सारी साइकोलॉजी ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास ली थी उस क्लास में हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी, परिभाषाएं पढ़ी थी और बुद्धि के प्रकार भी पढ़े थे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों, हम चलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की ओर। दोस्तों, जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में से कई बार प्रश्न तो इस प्रकार का आता है कि सीधा सीधा प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है, और कई बार इन सिद्धांतों के अंदर क्या है, किस प्रकार किस सिद्धांत की किस मनोवैज्ञानिकों ने या किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार से व्याख्या की है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की ओर चलते हैं। देखिएगा, आपने नाम सुना होगा दोस्तों अल्फ्रेड बिने का। अल्फ्रेड बिने, जब बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो एक व्यक्ति आता है, एक मनोवैज्ञानिक आता है जिनका नाम है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने वो व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि मापन का पहला सबसे सफल संशोधन किया। हम यूं मान सकते हैं बुद्धि का सबसे सफल पहली बार मापन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था अल्फ्रेड बिने। जो बुद्धि का दोस्तों सबसे प्राचीन सिद्धांत है, वो सबसे प्राचीन सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों एक खंड का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत। देखिएगा, बुद्धि का दोस्तों जो पहला सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है एक खंड, या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं एक तत्व, एक फैक्टर या एक फैक्टर या वन फैक्टर, यानी हम यूं कह सकते हैं फैक्टरिज्म, यानी एक कारकीय सिद्धांत। एक कारकीय सिद्धांत दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि के अंतर्गत स्थापित होने वाला यह प्रथम सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, देखो दोस्तों, हमें जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये बताएंगे बुद्धि है क्या, बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है, ये हमें बताते हैं सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत है दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है एक खंड सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंदर एक खंड होता है, एक तत्व होता है, एक कारक होता है। दोस्तों, इस सिद्धांत का जिस व्यक्ति ने प्रतिपादन किया उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड भी बोल सकते हैं इसको, या अल्फ्रेड बिने। इन्होंने इस बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, इसमें यह याद रखिएगा, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो तो है बिने, लेकिन इस सिद्धांत के जो सहयोगी है दोस्तों, इस सिद्धांत के सहयोगी वो बिने के साथ में कार्य करने वाले दो अन्य मनोवैज्ञानिक भी है, जिनका हम एक का नाम तो दे सकते हैं स्टर्न या स्टैंड, और दूसरा एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बाद में बुद्धि मापन का सबसे सफल संशोधन किया। यानी बिन्ने ने जो बुद्धि मापन का कार्य किया, उस बुद्धि मापन के कार्य को आगे जिस मनोवैज्ञानिक ने बढ़ाया या जिस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने बढ़ाया उसका नाम है टर्मन। यानी देखिएगा, बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादक या हम यूं कह सकते हैं बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रवर्तक दोस्तों अल्फ्रेड बिने है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के अंदर कुल एक तत्व होता है, एक खंड होता है, एक कारक होता है। यानी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो तत्व, वो कारक, वो खंड, उनकी जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है, एक होती है। देखिएगा, अल्फ्रेड बिने के इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। अल्फ्रेड बिने ने कहा है दोस्तों, ये हमारे पास में जो बुद्धि होती है, इस बुद्धि के अंदर केवल एक ही तत्व होता है। इस एक ही तत्व होते हैं संपूर्ण व्यक्तियों में, या हम यूं कह सकते हैं सभी व्यक्तियों में जितनी भी प्रकार की बुद्धि होती है वो बुद्धि कुल कितने प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की होती है। ये किसने कहा, अल्फ्रेड बिने ने कहा। इस कारण दोस्तों इस सिद्धांत की आलोचना हुई। इस सिद्धांत की आलोचना का जो आधार था वो आधार यह था कि जब सभी व्यक्तियों में बुद्धि में या सभी व्यक्तियों में बुद्धि एक ही समान होती है, या सभी व्यक्तियों में बुद्धि का जब एक ही तत्व होता है, तो क्या कारण है कि सभी व्यक्ति एक जैसे कार्य नहीं करते। तो क्या कारण है कि सभी व्यक्तियों में बुद्धि एक जैसी या एक मात्रा में नहीं होती। इस कारण सिद्धांत की दोस्तों आलोचना हुई। हम यूं कह सकते हैं कि इस सिद्धांत की आलोचना का जो आधार था वो निरंकुशता था। इस कारण दोस्तों इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, बुद्धि के किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, तो उस सिद्धांत का नाम है एक तत्व का सिद्धांत।
अल्फ्रेड बिने ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और बुद्धि के बारे में यह कहा जा सकता है दोस्तों कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत, बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत, सबसे प्राचीन भी कह सकते हैं, हम यूं भी कह सकते हैं बुद्धि का प्रथम सिद्धांत, बुद्धि का प्रथम सिद्धांत। जो बुद्धि का प्रथम सिद्धांत है वो यही है दोस्तों। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंदर जो तत्व होते हैं दोस्तों, वो तत्व कितने होते हैं? एक ही तत्व होता है। इसका मतलब जो बुद्धि के अंदर एक ही तत्व है, बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अविभाज्य इकाई है, इस बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता। इस बुद्धि को हम खंडों के रूप में विभाजित नहीं कर सकते। अर्थात हम यूं कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जो दोस्तों बुद्धि है, वो बुद्धि कैसी है? अविभाज्य है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि के बारे में कहा कि बुद्धि व्यक्ति के अंदर उस मानसिक प्रक्रिया का नाम है जिसके अंदर एक तत्व समाहित होता है और उस बुद्धि के हम टुकड़े नहीं कर सकते। बुद्धि संपूर्ण एक ही प्रकार से होती है। इस सिद्धांत की आलोचना का कारण ही यही दोस्तों, यही था। जिस आधार पर यह सिद्धांत आया था उसी आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की गई। इसलिए इस सिद्धांत को वर्तमान में हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। देखिएगा, इस सिद्धांत से दोस्तों कुछ निष्कर्ष तो यह निकलता है कि सभी प्राणियों में एक जैसी बुद्धि होती है या एक समान बुद्धि होती है। लेकिन इसी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में आने वाले अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसकी नींव देखो दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने रखी थी। देखिएगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत में आपको इतना सा याद रखना है, यह बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है। अल्फ्रेड बिने के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अल्फ्रेड बिने के द्वारा इस सिद्धांत के जो सहयोगी थे वो टर्मन और स्टर्न थे। इस सिद्धांत की आलोचना का आधार निरंकुशता था, इस कारण इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि के अंतर्गत आने वाला प्रथम सिद्धांत यही था, इस कारण इस सिद्धांत को हम बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत मानते हैं। इसका जो आधार था वो एक तत्व था, एक खंड था, अर्थात इस सिद्धांत में बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई माना गया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। दोस्तों, उसके बाद में एक सिद्धांत आया, उस सिद्धांत का नाम है दो तत्व का सिद्धांत। यह इंपॉर्टेंट है, दो तत्व सिद्धांत। इसके दोस्तों अनेक नाम मिलते हैं। बुद्धि का दो तत्व सिद्धांत, इसी दो तत्व को हम यूं भी कह सकते हैं बुद्धि का दो खंड का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, या हम यूं भी कह सकते हैं द्विकारकीय, या हम इस सिद्धांत को इस नाम से भी जान सकते हैं कि जो इस सिद्धांत में जो खंड बताए गए हैं, जो कारक बताए गए हैं, वो कारक कितने बताए गए हैं? दो। इस कारण इसको द्विकारकीय सिद्धांत भी कहते हैं, द्विकारकीय सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जिस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन दोस्तों इंग्लैंड के निवासी थे, यानी इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिएगा, स्पीयरमैन ने क्या कहा? स्पीयरमैन ने यह कहा दोस्तों, जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत था उस सिद्धांत की आलोचना की और कहा बुद्धि के अंदर एक तत्व नहीं होता है, बुद्धि के अंदर एक खंड नहीं होता है, बुद्धि दो खंडों से मिलकर बनी है। इस बुद्धि के अंदर दो तत्वों का समावेश होता है। इस कारण इस सिद्धांत को दो तत्व का सिद्धांत, दो कारकों का सिद्धांत या दो खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, आगे जितने भी सिद्धांत आएंगे उन सभी सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। इस कारण कहते हैं कि बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव, बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव, बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है, इसी सिद्धांत से मानी जाती है। देखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? ऐसा क्यों है मानी जाती है? इसलिए ऐसा माना जाता है। आगे आप दोस्तों बुद्धि के जितने भी सिद्धांत पढ़ोगे, उन सिद्धांतों में जितने भी आप प्रकार की बुद्धि पढ़ोगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ये कहेंगे, कई मनोवैज्ञानिक ऐसे भी है दोस्तों जो कहते हैं बुद्धि 7
कारकों से मिलकर बनी है, बुद्धि 9 कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि में प्रमुख रूप से जो कारकों की संख्या होती है वो 3 होती है और उसके बाद में इसको विभाजित किया जा सकता है। यानी दोस्तों इस कारकों की जो परंपरा मानी जाती है इस बुद्धि के क्षेत्र में या बुद्धि के सिद्धांतों के क्षेत्र में, वो परंपरा इसी क्षेत्र से या इसी सिद्धांत से मानी जाती है। इस कारण कहा जाता है कि बुद्धि के दोस्तों जितने भी सिद्धांत आएंगे उन सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत को माना जाता है। देखिएगा ये सिद्धांत है क्या, इन्होंने कहा कि बुद्धि के अंदर जो तत्व होते हैं वो तत्व कह सकते हैं, हम खंड कह सकते हैं और कारक कह सकते हैं। उन कारकों की संख्या कितनी होती है? 2 संख्या होती है। नंबर 1 कारक जो होता है वो दोस्तों इन्होंने कहा कि एक कारक होता है सामान्य कारक। सामान्य कारक इसको हम जनरल फैक्टर भी कह सकते हैं, जनरल फैक्टर, यानी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों FC, देखिएगा, या GF बोल सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा एक विशिष्ट कारक होता है और विशिष्ट को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पेशल, और कारक का हो जाएगा फैक्टर। यानी इसका इन्होंने जो नाम दिया दोस्तों वो नाम क्या दिया? SF, यानी हम बोल सकते हैं स्पेशल फैक्टर। उन्होंने बुद्धि के बारे में कहा कि बुद्धि के अंदर कुल कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं। नंबर 1 G फैक्टर और नंबर 2 S फैक्टर। बुद्धि के अंदर कुल कितने कारक बताए? 2 कारक बताए। अब देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थियों का पहले ही कमेंट आ गए थे कि बुद्धि के अंदर ये कारक थे। अब दोस्तों इसके बाद में पढ़ते हैं आगे। देखिएगा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्पेयरमैन के द्वारा। अन्य सिद्धांतों की जो नींव है वो इसी सिद्धांत से मानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों या इस सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए? 2 कारक बताए। इस कारण इसे द्विकारकीय, द्विखंडीय या 2 तत्व का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों इन्होंने इस सिद्धांत में जो कारक बताए, कारकों की संख्या कितनी है? 2 है। नंबर 1 बताया सामान्य कारक और नंबर 2 बताया विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक। एक बार प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से आ गया था कि किस मनोवैज्ञानिकों ने कहा या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि G फैक्टर और S फैक्टर में विभाजित है, बुद्धि 2 भागों में विभाजित है, या बुद्धि अविभाज्य इकाई नहीं है बल्कि बुद्धि भाज्य इकाई है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा बुद्धि के आगे बहुत सारे विभाजन होने वाले हैं, लेकिन पहला विभाजन स्पेयरमैन के द्वारा किया गया। तो एक बार दोस्तों सीटेट में जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार का आया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि बुद्धि अविभाज्य इकाई नहीं बल्कि बुद्धि भाज्य इकाई है? तो यही मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जो सामान्य फैक्टर होता है इसको हम बोल सकते हैं GF, यानी हम यूं कह सकते हैं जनरल फैक्टर, और दूसरा इन्होंने जो बताया वो बताया विशिष्ट फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर SF। देखिएगा इन दोनों के बारे में है क्या? देखिएगा दोस्तों इन्होंने कहा कि हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार का एक कारक होता है, ये इस प्रकार का एक कारक है। इस कारक को हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कारक है इस कारक का इन्होंने नाम दिया GF, यानी हम यूं कह सकते हैं ये जो कारक है ये कारक जन्मजात होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के आ रहे हैं जन्मजात। दोस्तों इन सिद्धांत इन दोनों कारकों में अंतर क्या है? इन दोनों कारकों में केवल इतना सा ही अंतर नहीं है दोस्तों कि एक कारक जन्मजात है दूसरा अर्जित है। इन दोनों कारकों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में देखिए हम समझते हैं। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जब जन्म होता है दोस्तों तो जन्म के साथ में इस कारक की प्रधानता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार का उसके मस्तिष्क में उपस्थित एक कारक होता है और उस कारक का नाम दिया इन्होंने सामान्य कारक। यानी जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क में यह कारक होता है, इसलिए इस कारक को हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो कारक होता है ये कारक कैसा होता है? जन्मजात होता है। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि जो हमारा जनरल फैक्टर होता है सामान्य कारक, जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का सामान्य कारक होता है उस सामान्य कारक के द्वारा व्यक्ति अपनी परिपक्वता के अनुसार प्रशिक्षण लेकर अपनी बुद्धि में अन्य फैक्टर का निर्माण करता है जिसको इन्होंने नाम दिया S फैक्टर। यानी देखिएगा ये हमारे पास में जन्मजात बुद्धि थी, इस बुद्धि में हमने मान लो कोई अन्य फैक्टर बनाए हैं, यानी इसके अलावा हमने ये फैक्टर बनाए हैं ये, तो ये सारे के सारे कैसे फैक्टर कहलाएंगे? S फैक्टर कहलाएंगे। यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, यूं समझिए कि हमारे पास में जो जन्मजात शक्ति थी वो जन्मजात शक्ति तेज धावक की थी, दौड़ने की थी, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करके हमने संगीत सीख लिया तो संगीत हमारे लिए अलग था। ये हमने अनुभव से या हम यूं कह सकते हैं ये हमने हमारे नवीन ज्ञान से या हमने इसको प्रशिक्षण के द्वारा सीखा है। उसके बाद में आपने मान लीजिए आप क्रिकेट के खिलाड़ी बन गए तो क्रिकेट के खिलाड़ी का जो आपके अंदर कारक है
उस कारक को आपने अर्जित किया है। जन्मजात के अलावा जितने भी आप कारक अर्जित करते हो इनको बोलते हैं एस फैक्टर। जैसे देखिएगा ये सारे के सारे फैक्टर कैसे एस फैक्टर है। तो दोस्तों हम इस एस फैक्टर के बारे में यूं लिख सकते हैं कि जो एस फैक्टर होता है दोस्तों वो जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अर्जित कारक होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं ये अर्जित होता है, जन्मजात नहीं होता है। तो देखिएगा दोस्तों इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके पास में बुद्धि में केवल एक ही कारक है, उस कारक के अनुसार व्यक्ति के अंदर अन्य कारकों का निर्माण होता है। तो अन्य कारकों का निर्माण व्यक्ति में पहले से उपस्थित कारक के अनुसार होता है। तो दोस्तों इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, सामान्य कारक। हम यूं कह सकते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत में स्पीयरमैन के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो महत्वपूर्ण कारक सामान्य कारक होता है। देखिएगा इसके अनुसार हम हमारी बुद्धि में देखिएगा ये जितने भी एस फैक्टर है दोस्तों ये सारे के सारे अर्जित है, सारे के सारे कैसे अर्जित कारक है। और इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति अन्य अनेक अर्जित कारकों का निर्माण कर सकता है। अब देखिएगा यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक कारक हम उसके अंदर विकसित कर लिया, उसके बाद में जो अन्य कारक उपस्थित या अपने अंदर जो विकसित कर रहा है वो भी ऐसी फैक्टर होगा, वो नया फैक्टर नहीं होगा। तो इसके बारे में आप केवल इतना सा याद रखिएगा दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंदर कितने कारक होते हैं, 2 कारक होते हैं। तो दोस्तों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में इतना सा याद रखिएगा, जो सामान्य कारक होता है वो सामान्य कारक कैसा होता है, जन्मजात होता है। महत्वपूर्ण यही कारक है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं महत्वपूर्ण कारक है। इसका मतलब यह है कि इस कारक का निर्माण यानी एस कारक का निर्माण जी कारक के अनुसार होगा। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार का कारक रहेगा उसके अंदर उसी प्रकार का क्या रहेगा, जो एस फैक्टर रहेगा वो रहेगा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं बुद्धि का दूसरा सिद्धांत। देखिएगा बुद्धि का दोस्तों जो तीसरा सिद्धांत है उसका नाम है त्रिखंड का सिद्धांत। त्रिखंड का सिद्धांत या हम यूं भी कह सकते हैं 3 तत्वों का सिद्धांत, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं दोस्तों कि त्रिकारकीय सिद्धांत। त्रिकारकीय सिद्धांत देखिएगा हमने जो बुद्धि का दोस्तों पहला सिद्धांत पढ़ा था, उस पहले सिद्धांत में हमने ये पढ़ा था बुद्धि के अंदर एक तत्व होता है, और ये कहा किसने, अल्फ्रेड बिने ने। दूसरा सिद्धांत पढ़ा कि बुद्धि के अंदर 2 तत्व होते हैं। अब ये दोस्तों एक नया सिद्धांत आया है और इसके अनुसार बुद्धि के अंदर कुल तत्व होते हैं, वो तत्वों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इसके बारे में दोस्तों आप इतना सा याद रखना, जिसने 2 तत्व का सिद्धांत दिया उसी ने कौन सा सिद्धांत दिया, 3 तत्व का सिद्धांत दिया। यानी देखिएगा स्पीयरमैन इस सिद्धांत के प्रतिपादक है, वो भी कौन है, स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंदर कुल तत्व कितने होते हैं, 3 तत्व होते हैं। और वो 3 तत्व होते कौन कौन से, नंबर 1 इन्होंने यही बताया कि नंबर 1 सामान्य कारक, नंबर 1 सामान्य कारक, और नंबर 2 जो इन्होंने बताया वो बताया विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक। और दोस्तों जो नंबर 3 बताया इन्होंने कहा कि सामूहिक कारक। अर्थात इस सिद्धांत में इन्होंने एक नया कारक जोड़ा और उस कारक का नाम है सामूहिक कारक। पहले वाले सिद्धांत में इनके कुल कितने कारक थे, 2 तत्व थे। कुल कितने कारक थे, 2 कारक थे। अब इसमें कितने हो गए, कुल कितने खंड हो गए, बुद्धि के 3 खंड हो गए। अर्थात हम यूं कह सकते हैं बुद्धि के कुल कितने तत्व हो गए, 3 तत्व हो गए। इस सिद्धांत में आपको ये याद रखना है दोस्तों कि इस सिद्धांत में जो नया कारक आया है उस नए कारक का नाम क्या है, सामूहिक कारक है। जैसे देखिएगा व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात कारक होता है उस जन्मजात कारक का नाम क्या है, इसको हम यूं बोल सकते हैं जी फैक्टर, जनरल फैक्टर। उसके बाद में जो व्यक्ति अर्जित कारक करता है यानी एक ये अर्जित कारक का निर्माण किया, इसका नाम है एस फैक्टर यानी SF, और इसका हो गया GF। इसके अलावा दोस्तों ये जो कारक होता है यानी हम यूं कह सकते हैं ये वाला कि जो दोनों कारकों को जोड़कर रखता है, इस प्रकार का ये भाग, इसका इन्होंने नाम दिया कि ये जो होता है वो कैसा होता है, सामूहिक होता है। इसका कुछ भाग जन्मजात भी होता है और कुछ भाग कैसा होता है, अर्जित भी होता है। इन्होंने इस कारक का जो नया नाम बताया वो नया नाम सामूहिक कारक बताया।
सामूहिक कारक। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अंदर कुल कारकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। बस इतना सा इसके अंदर। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों, उस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, और इस सिद्धांत का नाम है बहुकारकीय सिद्धांत। बहुकारकीय सिद्धांत। देखिएगा दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत अलग है और बहुकारकीय सिद्धांत अलग है। इस बहुकारकीय सिद्धांत का जो प्रवर्तक है दोस्तों, उस प्रवर्तक का नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए। इन्होंने कहा बुद्धि के अंदर बहुकारक, यानी बुद्धि के अंदर बहुत से कारक होते हैं। इस कारण इस सिद्धांत को बाल्लू का सिद्धांत भी कहा जाता है। बाल्लू का सिद्धांत। जैसे दोस्तों आप रेत उठाते हो, बालू उठाते हो, तो उसके अंदर कण कितने आते हैं? असंख्य कण आते हैं। और थॉर्नडाइक का भी यही मानना था कि बुद्धि के अंदर असंख्य कारक होते हैं, कारकों की कोई गणना नहीं होती है। जिस प्रकार बहुत सारे अणु मिलकर निर्माण किसका करते हैं? परमाणु का करते हैं। इस कारण इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है कि बताइए किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहते हैं या किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं? देखिएगा, इस सिद्धांत में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कहा कि हमारी बुद्धि के अंदर असंख्य कारक होते हैं। उन कारकों की कोई गिनती नहीं की जा सकती, अनेक अर्थात अनंत कारक होते हैं। और आप यदि रेत लेते हो तो उस रेत में कण कितने होते हैं? असंख्य होते हैं। बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परमाणु का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा, इसी कारण इस सिद्धांत को कहा जाता है बाल्लू का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? परमाणुवादी सिद्धांत। देखिएगा, यह सिद्धांत कहता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों ये जो बुद्धि होती है हमारे पास में, इस बुद्धि के अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे अनेक असंख्य कारक होते हैं। इस प्रकार के ये हमारी बुद्धि इतने कारकों से मिलकर बनी है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के अंदर दोस्तों जो कारक होते हैं वो कारक के कितने होते हैं? असंख्य होते हैं। असंख्य कारक जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, असंख्य कारक। अब देखिएगा, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में क्या कहा कि जैसे हमारे पास में मान लीजिए इस प्रकार की ये योग्यता है खेलने की योग्यता, और इस प्रकार की हमारे पास में है दौड़ने की योग्यता, इस प्रकार की हमारे पास में उसी प्रकार से एक और योग्यता है। तो दोस्तों देखो, खेलने की, दौड़ने की, और इसके अलावा हमारे पास में दूसरी योग्यता मान लीजिए है बोलने की। तो देखो, खेलने की और दौड़ने की, इन दोनों में उभयनिष्ठता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से मिली हुई है लगभग। और जब दोनों में उभयनिष्ठता होती है, दो कारक एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक मजबूत कारक का निर्माण होता है। ये बात कही किसने? थॉर्नडाइक ने। कहा कि हम सब के पास में बुद्धि के कारक तो असंख्य होते हैं, लेकिन निर्भर इस पर करता है कि हमारे पास में जितने कारक हैं उन सभी कारकों में कितने ऐसे कारक हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। और जिन व्यक्तियों में जितने कारक एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं वो व्यक्ति उतना ही योग्य होता है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है, और उस व्यक्ति के अंदर उतनी ही ज्यादा क्या होती है? बुद्धि होती है। ये जो मूल धारणा थी वो मूल धारणा किसकी थी? थॉर्नडाइक की थी। यानी हम दोस्तों इसके बारे में यह भी लिख सकते हैं उभयनिष्ठता। उभयनिष्ठता आपको दोस्तों इसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा कि उभयनिष्ठता क्या है। उभयनिष्ठता का दोस्तों अर्थ यह होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर, बुद्धि के अंदर एक कारक या एक कारक की प्रधानता है, और वो कारक है कवि का। एक व्यक्ति कवि है, दूसरी तरफ वही व्यक्ति साहित्यकार है, तो कवि और साहित्यकार के गुण आपस में मिलते हैं, यानी ये कवि का गुण हो गया और ये साहित्यकार का गुण हो गया, तो इन दोनों में मिलते हैं, यानी उभयनिष्ठता आ गई, और ये दोनों गुण मिलकर एक हो जाएंगे। तो मजबूत जो तत्व हो गया, ये हो गया, वो किसके कारण हुआ? उभयनिष्ठता के कारण हुआ। हमारे पास में जो बुद्धि है, उस बुद्धि में थॉर्नडाइक के अनुसार असंख्य कारक है, लेकिन उन असंख्य कारकों में हमारे पास में उभयनिष्ठता कितनी है, यह निर्भर करता है हमारी मानसिक योग्यताओं पर। जिस व्यक्ति के पास में जितने तत्वों की उभयनिष्ठता है वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है, या हम यूं कह सकते हैं उस व्यक्ति के पास में दोस्तों उतनी बुद्धि है। ये जो बात बताई है, ये बात किसने बताई है? थॉर्नडाइक ने बताई है। तो दोस्तों इस सिद्धांत में आप ये याद रखना, इस सिद्धांत के दो उपनाम है। पहला बाल्लू का सिद्धांत,
और दूसरा इसको कहा जाता है परमाणु का सिद्धांत। बहुत सारे अणु मिलकर जिस प्रकार परमाणु का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार असंख्य कारक मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परमाणु का। इसलिए बुद्धि की तुलना किससे की गई है? परमाणु से की गई है। और असंख्य सिद्धांत बताने के कारण इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बहुकारकीय सिद्धांत कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो अगला सिद्धांत है वो सिद्धांत है समूहकारकीय सिद्धांत। समूहकारकीय सिद्धांत, बुद्धि का समूहकारकीय सिद्धांत। पूरा जो नाम आएगा आपके एग्जाम में दोस्तों ये आएगा, बुद्धि का समूहकारकीय सिद्धांत। और इस समूहकारकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? दोस्तों इस बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन लुईस थ्रस्टन के द्वारा किया गया। लुईस थ्रस्टन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? लुईस थ्रस्टन के द्वारा। पहले दोस्तों आप इस बुद्धि के सिद्धांत के नाम को समझिए, समूहकारकीय सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास में बुद्धि के अंदर जो कारक है दोस्तों, वो कारक समूह के रूप में विभाजित है। और इन्होंने ये कहा कि हमारे पास में जितनी भी प्रकार की योग्यताएं होती है वो योग्यताएं एक समूह के रूप में विभाजित होती है। और उन्होंने कहा कि बुद्धि कुल 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। ये बात किसने कही? लुईस थ्रस्टन ने कही। तो दोस्तों इसके बारे में यूं लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। कारकों से मिलकर बनी है। तो दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है, इसमें जो बुद्धि के समूह बताए गए हैं, या हम यूं कह सकते हैं इसमें जो बुद्धि के कुल कारक बताए गए हैं, वो कारक कितने बताए गए हैं? 7 बताए गए हैं। एक विद्यार्थी का यह भी कमेंट आ रहा, थॉमसन है। दोस्तों ये थॉमसन का सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत किसका? लुईस थ्रस्टन का है। दोस्तों इसमें ये एक बात आपको यह भी याद रखनी है कि प्रत्येक कारक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक कारक भिन्न होते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं प्रत्येक कारक अद्वितीय है। प्रत्येक कारक क्या है? अद्वितीय, यानी एक दूसरे से भिन्न है। तो दोस्तों इन्होंने जो 7 कारक बताए हैं, उन 7 कारकों में कौन कौन से कारक है? जैसे देखिएगा, इनका जो पहला कारक है दोस्तों, इस पहले कारक को हम कहते हैं आंकिक कारक। कौन सा कारक? आंकिक कारक। यानी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं नंबर फैक्टर, यानी एनएफ नंबर फैक्टर। नंबर फैक्टर का अर्थ क्या है दोस्तों? जिस व्यक्ति में जितनी अधिक अंकों की पहचानने की योग्यता होती है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं जो व्यक्ति अंकों के बारे में जितना ज्यादा चिंतन कर पाता है, उस व्यक्ति के अंदर किस कारक की प्रधानता होती है? आंकिक कारक की प्रधानता होती है। यानी दोस्तों इसके बारे में लिख सकते हैं अंकों को पहचानने की क्षमता। अंकों को पहचानने की क्षमता जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है, उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि सर्वाधिक ज्यादा होती है, या किस कारक की सर्वाधिक विशिष्टता होती है या सर्वाधिक प्रधानता होती है, तो उस कारक का नाम क्या? आंकिक कारक। दोस्तों इन्होंने जो दूसरा कारक बताया, उस कारक का नाम है शाब्दिक कारक। दूसरा जो कारक बताया उसका नाम है शाब्दिक कारक। दोस्तों इस शाब्दिक कारक को हम यूं भी कह सकते हैं वर्बल फैक्टर। वर्बल फैक्टर। इन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में शब्दों को पहचानने की क्षमता होती है, शब्दों को पहचानने की क्षमता होती है, उस व्यक्ति में बताओ किस प्रकार की बुद्धि होती है? शाब्दिक बुद्धि होती है। शब्दों की पहचानने की जिसमें क्षमता होती है उसमें कौन सी बुद्धि? शाब्दिक बुद्धि। अब देखिएगा, इनका जो तीसरा कारक है दोस्तों, वो तीसरा कारक है स्थानिक कारक। स्थानिक कारक। और इस स्थानिक कारक को हम कह सकते हैं देशिक कारक। दोस्तों ये दैहिक कारक नहीं है, दैहिक का मतलब होता है शरीर, और इस कारक का नाम क्या है? देशिक कारक। इसका अर्थ क्या होता है? देशिक का अर्थ होता है कल्पना करना। हम यूं कह सकते हैं स्थानिक का अर्थ क्या होता है? कल्पना करना। जिस व्यक्ति में कल्पना करने की जितनी ज्यादा शक्ति होती है, हम अर्थात हम यूं कह सकते हैं कल्पना करने की शक्ति।
कल्पना करने की शक्ति जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा होती है उस व्यक्ति के अंदर किस कारक की प्रधानता होती है, स्थानिक कारक की या देशिक कारक की प्रधानता होती है। दोस्तों जो इन्होंने तीसरा कारक बताया वो बताया चौथा जो कारक बताया वो बताया तार्किक कारक। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, सर प्रतिपादकों के सिद्धांतों को याद करने की कोई ट्रिक। दोस्तों पहले इन सिद्धांतों के बारे में पढ़े, पहले पूर्ण पढ़े फिर हम अंश को पढ़ेंगे। हम गेस्टाल्टवाद के अनुसार पढ़ेंगे, पहले हम पूर्ण को पढ़ेंगे उसके बाद में एकक अंश को पढ़ेंगे। पहले एकक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सिद्धांत को कैसे याद रखना है। तो दोस्तों आगे देखिएगा, जो इन्होंने चौथा कारक बताया दोस्तों वो बताया तार्किक कारक। देखिएगा तार्किक कारक, कारक से अपने आप ही पता चल रहा है कि तार्किक कारक जिस व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता होती है उस व्यक्ति में बताओ किस कारक की प्रधानता होती है, तार्किक कारक की प्रधानता होती है। देखिएगा दूसरा जो कारक है उसका नाम है पांचवा शब्द प्रवाह कारक। शब्द प्रवाह कारक, शब्द प्रवाह कारक को हम वाक्पटु कारक भी बोल सकते हैं दोस्तों, यानी बोलने की क्षमता, या हम इसको बोल सकते हैं बोलने की चालाकी जिस व्यक्ति में सर्वाधिक होती है उस व्यक्ति में कौन सा शब्द प्रवाह। नंबर जो 6 है दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं स्मृति कारक, यानी इंग्लिश में हम इसको मेमोरी कारक भी बोल सकते हैं, मेमोरी फैक्टर, यानी हम यूं कह सकते हैं याद करने की क्षमता। स्मृति याद करने की क्षमता जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा होती है उस व्यक्ति में किस कारक की प्रधानता, स्मृति कारक की प्रधानता। और दोस्तों जो अंतिम कारक है नंबर 7, इन्होंने कहा बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बनी है, 7 कारकों से। प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता, प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक, गतिशीलता कारक। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि प्रत्यक्षात्मक जो हमारे सामने होता है उस सामने वाले को तुरंत देखकर हम पहचान लेते हैं, यानी इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं प्रत्यक्ष या तुरंत उत्तर देना, उत्तर देना, प्रत्यक्ष या तुरंत उत्तर देना। देखिएगा एक बार फिर समझिएगा, जो इनका चौथा कारक है दोस्तों वो है तार्किक कारक, और इस तार्किक कारक का अर्थ क्या होता है, तर्क करने की क्षमता जिस व्यक्ति में सर्वाधिक होती है उस व्यक्ति में किस कारक की प्रधानता, तार्किक कारक की प्रधानता। अगला देखिए नंबर 5 शब्द प्रवाह कारक, बोलने की चालाकी, स्मृति कारक याद करने की, और प्रत्यक्ष गतिशीलता कारक। अब देखिएगा इससे पहले वाले एक बार देखिएगा, जो समूह कार्य के सिद्धांत है दोस्तों, इस समूह कार्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो प्रतिपादक है वो प्रतिपादक कौन है, लुईस थर्स्टन है। इनके अनुसार बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बनी है दोस्तों, इनके अनुसार बुद्धि में कुल कितने कारक है, 7 कारक है। और यह भी बताया कि प्रत्येक कारक एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। देखिएगा इन्होंने जो कारकों की संख्या बताई है वो पहला कारक बताया आंकिक कारक, आंकिक कारक, और दूसरा जो कारक बताया वो बताया शाब्दिक कारक। अब देखो आंकिक कारक, अंक से आ गया अंक, अंकों को पहचानने की क्षमता, शाब्दिक शब्दों को पहचानने की क्षमता, स्थानिक या देशिक किसकी क्षमता, कल्पना करने की क्षमता। स्थानिक दोस्तों यदि हम एक स्थान पर बैठे हुए दूसरे स्थान के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, स्थानिक। इसके अलावा दोस्तों इनका जो अगला चौथा कारक है वो तार्किक कारक, यानी हम यूं कह सकते हैं तर्क करने की, चिंतन करने की जो क्षमता जिन व्यक्तियों में ज्यादा होती है, तार्किक कारक। अब देखिएगा शब्द प्रवाह, शब्द प्रवाह का अर्थ वाक्पटुता भी हो सकते हैं, बोलने की चालाकी, याद करने की क्षमता, स्मृति, याद करने का संबंध किससे होता है, स्मृति से होता है। प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता, तुरंत देखकर पहचानना, प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता होती है। अब दोस्तों ये जो कारक थे ये 7 कारक थे। अब देखो आगे मैं आपको दोस्तों एक प्रश्न लिखवा रहा हूं, उस प्रश्न का आपको उत्तर बताना। इन 7 कारकों में से एक प्रश्न है, एक बालक एक मकान का चित्र बना रहा है,
चित्र बना रहा है। बताओ लुईस थ्रस्टन के अनुसार, लुईस थ्रस्टन के अनुसार इस बालक में किस कारक की प्रधानता है? इस बालक में किस कारक की प्रधानता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। एक बालक एक मकान का चित्र बना रहा है, या हम यूं भी कह सकते हैं एक बालक एक मकान का सुंदर चित्र बना रहा है। एक बालक एक मकान का सुंदर चित्र बना रहा है। बताओ लुईस थ्रस्टन के अनुसार इस बालक में किस प्रकार यहां पर यह आ जाएगा, किस प्रकार या किस कारक की प्रधानता है? तो कमेंट में बताइए। बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं। देशी कारक, या कई विद्यार्थी इसमें ये बता रहे हैं कल्पना। सही है दोस्तों, इसका जो कारक सही आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा होगा? स्थानिक कारक। क्योंकि बालक ये जो चित्र बना रहा है वो चित्र कैसे बना रहा है? कल्पना करके बना रहा है। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत देखिएगा। एक सिद्धांत दिया था दोस्तों जेपी गिलफोर्ड ने, और इस जेपी गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि के अंदर कुल कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। इस कारण इस सिद्धांत का नाम पड़ा त्रिआयामी सिद्धांत। देखिएगा इस सिद्धांत के नाम है पहले दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत। इसी सिद्धांत का दोस्तों जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार कुल विमाएं कितनी? 3 विमाएं। इसी सिद्धांत का दोस्तों जो तीसरा नाम है वो तीसरा नाम है त्रिआयामी। आयाम कितने बताए? 3। विमाएं कितनी बताई? 3। और इसी को कहते हैं त्रियामी सिद्धांत। त्रियामी सिद्धांत, इसी को दोस्तों कहा जाता है बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत सर्वाधिक प्रसिद्ध इसी के नाम से है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादक, या हम यूं कह सकते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन जिस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया उस मनोवैज्ञानिक का नाम है जेपी गिलफोर्ड। त्रिमॉडल, हाँ कह सकते हैं इसी को। इस सिद्धांत का जेपी गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जेपी गिलफोर्ड। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि इस सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि का जो हम यूं कह सकते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, या जो जिसके नाम से यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो नाम है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। अब देखिएगा इस सिद्धांत के बारे में दोस्तों यह कहा जाता है कि जेपी गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत में बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। बुद्धि के कितने आयाम? 3 आयाम, या हम यूं कह सकते हैं बुद्धि के कुल जो दृष्टिकोण बताए हैं वो दृष्टिकोण कितने बताए हैं? 3। या हम यूं कह सकते हैं बुद्धि की जो विमाएं बताई है वो कितनी विमाएं बताई है? 3 विमाएं। और प्रस्तुत क्या की कि बुद्धि की विमाएं इन 3 संरचनाओं पर आधारित होती है। इस कारण इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में 1967 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कई बार यहां से प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो इस सिद्धांत के बारे में दोस्तों यह भी कहा जाता है कि बुद्धि को मॉडल के रूप में सबसे पहले जिस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? जेपी गिलफोर्ड है। तो देखिएगा इन्होंने जो 3 विमाएं बताई है दोस्तों, उन 3 विमाओं में जो पहली विमा बताई है उन्होंने नाम दिया कि संक्रिया, प्रोसेसिंग संक्रिया,
और उससे भी पहले इन्होंने बताई विषय वस्तु, कहा कि जो विषय वस्तु होती है दोस्तों, उस विषय वस्तु का क्या होता है, संक्रिया होती है। विषय वस्तु का संक्रिया, और उसके बाद में संक्रिया के बाद का जो अगला दोस्तों जो स्टेप है उसका नाम क्या है, परिणाम, या इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी बुद्धि के अंदर जो 3 विमाएं बताई है, उनकी जो पहली विमा है दोस्तों, वो पहली विमा कौन सी है, विषय वस्तु। और विषय वस्तु का क्या होता है, प्रोसेसिंग, यानी हम यूं कह सकते हैं संक्रिया, और इन दोनों का जो क्या आता है, परिणाम, वही क्या है, उत्पाद। इसके अनुसार बुद्धि 3 विमाओं से मिलकर बनी है, और ये 3 विमाएं इस प्रकार की है दोस्तों। कई बार प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है कि बुद्धि के इस सिद्धांत में जेपी गिलफोर्ड ने कुल कितनी विमाएं बताई है, और इस प्रकार का भी आ सकता है कि कौन सी विमा या कौन से आयाम जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा, त्रितंत्रीय सिद्धांत अलग है। देखिएगा दोस्तों, त्रिखंड का सिद्धांत अलग था, त्रिआयामी सिद्धांत अलग है, और इसके अलावा त्रितंत्रीय सिद्धांत अलग है। ये तीनों अलग अलग सिद्धांत है। तो एक बार आप इसका नामों का और तो कौन कौन सी 3 विमाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इस सिद्धांत के बारे में पढ़ाता हूं। दोस्तों, जो इन्होंने 3 विमाएं प्रस्तुत की थी, वो 3 विमाएं कौन कौन सी है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, इस प्रकार का जेपी गिलफोर्ड ने दोस्तों एक मॉडल लिया, इस कहानी से मॉडल के रूप में भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। देखिएगा, इस प्रकार का मॉडल है, एक बार आप इसको देखिएगा, और उसके बाद में मैं आगे बताता हूं कि किस प्रकार की है। दोस्तों, एक विमा तो ये रही, यानी हम पूरा का पूरा जो इधर वाली विमा है, इसका नाम यूं दे सकते हैं दोस्तों, विषय वस्तु। ये जो विमा है उसका नाम क्या दे सकते हैं, विषय वस्तु, इधर वाली। यानी दोस्तों ये हो गई, ये इस भाग वाली। और दूसरी इन्होंने जो नाम दिया दोस्तों, ये इधर वाली हो गई, इसका हम नाम दे सकते हैं संक्रिया, या इसका नाम हम प्रक्रिया दे सकते हैं। और दोस्तों जो इधर वाली है, इसका नाम हम यूं दे सकते हैं, उत्पाद, उत्पाद या परिणाम। अर्थात इन्होंने बुद्धि के अंदर कुल कितनी विमाएं बताई है दोस्तों, 4 विमाएं बताई है। अब देखिएगा, इस प्रकार का इन्होंने डायग्राम बनाया और कहा कि बुद्धि के अंदर कुल कितनी विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है। देखो, इस प्रकार के आपको कुल 5 लाइनें खींचनी है दोस्तों, इस प्रकार की। कितनी हो गई लाइनें, 5 लाइनें हो गई, ये इस प्रकार की। देखो, पहले आप इस मॉडल को समझिएगा। ये जो विमा है दोस्तों, कौन सी, ये इधर वाली, ये इस प्रकार की ये विमा है। इस पूरी के पूरे आयाम का या पूरे के पूरे इस खंड का जो नाम है दोस्तों, वो नाम क्या हो गया, विषय वस्तु हो गया। और विषय वस्तु के अंतर्गत इन्होंने कुल कितनी लाइनें खींची है, कुल 5 लाइनें खींची है। आपको केवल इतना सा याद रखना। अब देखिएगा, इधर आप देखोगे संक्रिया में, तो संक्रिया में आपको कुल लाइनें कितनी लेनी है दोस्तों, 4 लाइनें लेनी है। जैसे 1, 2, 3 और इस प्रकार की ये हो गई दोस्तों, कितनी हो गई, 4 हो गई। बस इतना सा समझना है। इधर जो लाइनों की संख्या थी दोस्तों, कितनी थी, 5, और ऊपर वाले संक्रिया में कितनी है, 4। अब देखिएगा आगे का, यदि हम इनको आगे बढ़ाएं, किनको दोस्तों, इस प्रकार की इस विमा को हम आगे बढ़ाएं इसको, तो इसको हम यूं ले जाएंगे आगे, इस प्रकार से, यूं, ये इस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ा दिया। इस मॉडल के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। यदि हम इसको ले दोस्तों, आगे वाले को, इसको और आगे बढ़ाए इसको, तो ये इस प्रकार की विमा आ गई, ये यहां आकर कटेगी इस प्रकार से। इस प्रकार से कटेगी दोस्तों। जो इधर से इन्होंने विमाएं ली है वो दोस्तों 3 ली है। यानी देखिएगा, इस प्रकार की 3, ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3, ये इस प्रकार की विमा। और इधर से दोस्तों देखिएगा, ये इन 3 को नीचे लोगे इस प्रकार से, ये कुल कितनी हो गई, 3 विमाएं हो गई। अब देखिएगा, ये जो बुद्धि का मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किसका है, जेपी गिलफोर्ड का। कई विद्यार्थियों के अभी कमेंट आ रहे हैं 180, 150 इस प्रकार के। दोस्तों पहले इसको समझो, ये इस प्रकार का ये जो मॉडल है, इस मॉडल में आपको केवल इतना सा याद रखना है दोस्तों, ये एक विमा अलग है, इस प्रकार की ये एक विमा हो गई, ये एक प्रकार की अलग विमा है। और देखो, ये पूरी की पूरी अलग विमा है, ये 3 विमाएं हो गई। यानी इसके कुल जो खंड है वो दोस्तों कितने हो गए, 3 खंड हो गए, 3 खंड इस प्रकार के, ये 3 विमाएं हो गई। अब देखो दोस्तों,
आगे देखिएगा, जो इनकी जो दोस्तों पहली विमा थी उसका नाम क्या है, विषय वस्तु। और इन्होंने विषय वस्तु को 4 भागों में विभाजित किया, आकृतिक, सांकेतिक। यानी देखिएगा, एक तो इस प्रकार की ये हो गई, इसका अर्थ क्या है दोस्तों पहले समझिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक, यानी ये पूरा का पूरा खंड है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम यूं कह सकते हैं ये वाला खंड, यानी देखिएगा ये ऊपर से लेकर जो यूं चल रहा है इस प्रकार का। तीसरा खंड ये हो गया, और जो चौथा खंड है दोस्तों ये हो गया इस प्रकार का। इनमें आपको यह समझना है कि दोस्तों 1 नंबर का इस प्रकार का ये खंड नहीं चल रहे हैं, इसमें यूं चल रहे हैं, ये पूरा का पूरा खंड, इसका नाम देखो ये यहां से आरंभ होता है, इसका नाम इन्होंने दिया आकृतिक। इसका जो इन्होंने नाम दिया उसका नाम क्या दिया, आकृतिक। यानी पहली जो विषय वस्तु में बताई उसका नाम क्या, आकृतिक। और जो दूसरा इन्होंने बताया उसका नाम दिया शाब्दिक। और तीसरा जो इन्होंने बताया उसका नाम है दोस्तों सांकेतिक, उसका नाम सांकेतिक, सांकेतिक। और चौथा इन्होंने जो बताया दोस्तों उसका नाम है व्यवहारिक, व्यवहारिक। बस केवल इतना सा याद रखना। और दोस्तों इन्होंने संक्रिया के अंदर संज्ञान और स्मरण, जो संक्रिया के अंतर्गत दोस्तों आपको लेने हैं वो आपको इस प्रकार से लेने हैं, जो 4 विमाएं हैं। जैसे देखिएगा एक लाइन ये हो गई, पहले इधर देखिएगा, पहले समझना, एक लाइन पूरी की पूरी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, 5वीं ये हो गई। तो पूरी की पूरी लाइन ले रहे हैं, ये पूरी की पूरी लाइन, इसका नाम दे रहे हैं ये यहां पर, और इसका नाम हम दे रहे हैं संज्ञान। इसका नाम क्या दे रहे हैं, संज्ञान। ये दूसरी पूरी की पूरी लाइन हो गई, इस पूरी की पूरी लाइन का हम दे रहे हैं दोस्तों नाम स्मरण। इसका नाम क्या दे रहे हैं, स्मरण। ये तीसरी इस प्रकार से लाइन हो गई, और इसका नाम दे रहे हैं हम परंपरागत चिंतन, परंपरागत चिंतन, परंपरागत चिंतन। और दोस्तों एक ये हो गई इस प्रकार की, इसका हम नाम देते हैं अपरंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन। और इसके बाद में ये इधर वाली ये हो गई। तो देखिएगा जो इधर वाली दोस्तों जो सबसे अंत में बताया, इन्होंने बताया इसके बारे में मूल्यांकन। तो देखिएगा विषय वस्तु के अंतर्गत इन्होंने विभा को 4 भागों में विभाजित किया है। और संक्रिया के अंतर्गत देखिएगा, संक्रिया के अंतर्गत उन्होंने विषय वस्तु को 5 भागों में विभाजित किया है। संक्रिया के अंतर्गत हम यूं कह सकते हैं 5 बिंदु लिए हैं। पहला संज्ञान, दूसरा स्मरण, तीसरा परंपरागत चिंतन, और चौथा कौन सा हो गया, अपरंपरागत चिंतन, और 5वां कौन सा हो गया, मूल्यांकन। अब देखिएगा उत्पाद के अंतर्गत देखिएगा इकाई, वर्ग, संबंध, ये इस प्रकार से चलेंगे दोस्तों। उत्पाद के अंतर्गत ये इस प्रकार से, देखो ये पूरा एक कारक हो गया, ये इस प्रकार से यूं चल रहा है, देखो इस प्रकार से यूं, ये पूरा का पूरा कारक, और इस प्रकार का ये पूरा का पूरा कारक, इस प्रकार से। जैसे इन्होंने नाम लिया इकाई, दूसरे का यही नाम दिया वर्ग, तीसरे का नाम दिया संबंध, चौथे का इन्होंने इस प्रकार का नाम दिया प्रणाली, और इस प्रकार का प्रत्यावर्तन। दोस्तों प्रत्यावर्तन का अर्थ क्या होता है, प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है जो हमारे पास में विषय वस्तु आ रही है उसका पुनः क्या करना, निष्कर्ष निकालना है, उसको पुनः तोड़ना। और प्रत्यावर्तन के बाद में दोस्तों जो नाम दिया है वो दिया निहितार्थ, निहितार्थ। प्रत्यावर्तन और निहितार्थ, निहितार्थ। देखिएगा इस प्रकार की उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब देखो दोस्तों आपको इसमें समझने लायक ये बात है, मैं एक बार इसको वापस बताऊंगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों इतना सा याद रखिएगा, यहां पर कुल खंड कितने, 4, यानी विषय वस्तु को कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में। संक्रिया को कितने भागों में विभाजित कर रहा, 5 भागों में। और उत्पाद या परिणाम को कितने भागों में, 6 भागों में। यदि हम बात करें कि अब तक इसके अंदर कुल कारक कितने हो गए, तो दोस्तों एक ध्यान दीजिए इधर कि सबसे पहले तो इधर कितने थे, 4, इधर कितने, 5, तो 4 × 5, और इधर कितने, 6, तो दोस्तों कुल कितने हो गए, 120 कारक हो गए। तो इन्होंने आरंभ में इस सिद्धांत में जो कारक बताए वो कारक किसको बताए, 120 बताए। अब देखिएगा उसके बाद में क्या किया इन्होंने दोस्तों, जो ये आकृति है इस आकृति को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो 2 भागों में विभाजित किया तो एक तो हो गई दोस्तों दृश्य और दूसरी हो गई श्रव्य। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ यह है
कि अब इसके अंदर एक मॉडल और बढ़ गया, यानी आकृति गायब हो गई, आकृति की जगह ये आ गए दोनों, दो अलग अलग दृश्य और श्रव्य। पहले ये समझिए ये है क्या, उसके बाद में मैं एकक के बारे में बताऊंगा। आकृति यहां से गायब हो गई, आकृति की जगह ये दो आ गए, तो 2 3 4 और 5, ये कितने हो गए, 5 हो गए। आरंभ में कितने थे, 4 थे, अब कितने हो गए, 5। अब इनको इंटू करके देखिएगा दोस्तों कितने आते हैं, 150। जब इन्होंने पहली बार संशोधन किया तब कारकों की जो नई संख्या बताई है, वो नई संख्या कितनी बताई है, 150 बताइए। बाद में इन्होंने दोस्तों संक्रिया के अंतर्गत स्मरण को स्मृति धारण, यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, ये जो स्मरण है यहां पर, ये इस प्रकार का स्मरण, इस स्मरण को दो भागों में विभाजित किया। एक तो स्मृति धारण, स्मृति धारण, और दूसरा किया स्मृति लेखन, दो भागों में। तो देखिएगा स्मृति गायब हो गया, अब यहां से स्मरण की जगह क्या आ गया, यानी हम यूं कह सकते हैं ये दोस्तों यहां पर स्मरण था, स्मरण की जगह क्या आ गया, स्मृति धारण और लेखन। लेकिन इतनी देर यहां पर कुल संख्या कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 6। तो देखो पहले 5 4 थी, 5 हो गई, यहां 5 थी, क्या हो गई, 6, और यहां पर उसके बाद में यहां कितनी है, 6। तो देखो अब इसके अंदर जो कुल कारक है वो कुल कारक कितने हैं दोस्तों, 180। तो वर्तमान में इनके जो कारक है वो कारक कितने हैं, 180 है। मूल सिद्धांत में कितने थे, 120। प्रथम संशोधन के बाद में कितने थे, 150, और वर्तमान में कितने, 180। ये 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये सिद्धांत है क्या, इस सिद्धांत के बारे में समझिए कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि होती क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 3 विमाएं होती है। हमारे पास में जो भी विषय वस्तु होती है या हमारे सामने जो भी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को इस प्रकार से, या तो हमारे विषय वस्तु सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आती है, या हमारे सामने जो विषय वस्तु होती है वो या तो वो आकृति से संबंधित रहेगी, यानी हम त्रिभुज के दृश्य को देख रहे हैं, हम आयत को देख रहे हैं, हम किसी आकृति को देख रहे हैं इस प्रकार से, या हम शब्द को देख रहे हैं, संकेत को समझ रहे हैं, या फिर व्यवहार को देख रहे हैं। हमारे सामने पहले बुद्धि के अंदर इस प्रकार की, इसी के अनुसार हमारे बुद्धि में डाटा आते हैं। हमारे पास में बुद्धि का डाटा इस रूप में आता है। हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, या तो ग्रहण आकृति के रूप में करेंगे, या ग्रहण शब्द के रूप में करेंगे, या संकेत के रूप में करेंगे, या व्यवहारिक के रूप में करेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे पास में विषय वस्तु आई मस्तिष्क में, उसका यहां पर होता ऑपरेशन, यानी हम यूं कह सकते हैं संक्रिया होती है। सबसे पहले ज्ञान चलेगा, उसके बाद में हम उसका स्मरण करेंगे, उसके बाद में अपरंपरागत चिंतन होगा, उसके बाद में परंपरागत चिंतन होगा, उसके बाद में मूल्यांकन होगा, उसके बाद में वो विभाजित होगी या तो इकाई के रूप में, वर्ग के रूप में, फिर उस विषय वस्तु का क्या होगा, एक दूसरे से संबंध, और उसके बाद में क्या होगी, प्रणाली विभिन्न प्रकार की, और उसके बाद में उसको वापस भेजा जाएगा और फिर अर्थ निकलेगा। इस प्रकार से दोस्तों रिजल्ट निकलता, उसको हम कहते हैं उत्पाद। अब देखिएगा एक बार वापस समझिएगा, यदि आपके सामने आपसे यह पूछा जाता है कि बताओ राजस्थान की राजधानी कहां है, तो आपके सामने यह प्रश्न किसके रूप में, या शब्द के रूप में, या तो हमारे पास में शब्द के रूप में आएगा, या फिर आपको त्रिभुज की आकृति दिखा दी जाती है और आपसे यह पूछा जाता है यह आकृति किसकी है, तो हमारे पास में यह प्रश्न किसके रूप में आया, आकृति के रूप में। या फिर आपको यूं पूछा जाता है बताओ ये कितने हैं, अब देखो मैं आपको संकेत दे रहा हूं 3, यानी ये क्या हो गए, संकेत। या फिर हमारे सामने होगा व्यवहार। हमारे सामने बुद्धि के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो इस रूप में आते हैं। जो भी आता है उसके बाद में बुद्धि उस प्रश्न का ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन करके बाहर निकालती है, किसके रूप में, उत्पाद के रूप में। दोस्तों आपने कभी सुना होगा खेतों में जब किसान कार्य करते हैं तो कई प्रकार की मशीनें होती है दोस्तों, गेहूं को निकालने के लिए, विभिन्न प्रकार की जितनी भी फसलें होती है उनको निकालने के लिए। सबसे पहले उस मशीन में मान लो हम गेहूं की जो फसल होती है, जो बड़ी बड़ी होती है, उसको डालते हैं, उसका अंदर ऑपरेशन होता है, रिजल्ट निकलता है। इधर से हम डालते हैं, इधर ऑपरेशन होता है, इधर निकलता है। यानी हम यूं कह सकते हैं हमारे पास में ज्ञान इसके रास्ते से जाता है, यहां ज्ञान का ऑपरेशन होता है और इस रास्ते से बाहर निकलता है। इस प्रकार का सिद्धांत दिया था ये। अब दोस्तों कई विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों ये याद कैसे होंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इस सिद्धांत को पढ़ो। ये सिद्धांत पढ़ लिया किस प्रकार से कार्य करता, उसके बाद में आपको यह बताना दोस्तों कि विषय वस्तु के अंतर्गत कुल आयाम कितने, आरंभ में थे 4, आकृति, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यवहारिक। बाद में आकृति को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ये याद रखना है। दूसरा जो संक्रिया है, संक्रिया में 3, संक्रिया में आरंभ में 5 थे, संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन
और इसके अलावा अपरंपरागत चिंतन और अंतिम था मूल्यांकन। बाद में स्मरण को दो भागों में, स्मृति धारण और स्मृति लेखन, स्मृति धारण और स्मृति लेखन। अब देखिएगा, उत्पाद में इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। इसमें प्रश्न दोस्तों कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कारक जेपी गिलफोर्ड ने विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया था। इसमें से 3 तो यह दिया जा सकता है, लेकिन यह मूल्यांकन भी दिया जा सकता है व्यवहारिक की जगह। इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न आया है कि यह संशोधन किसने किए। दोस्तों ये संशोधन जेपी गिलफोर्ड ने किए थे। जेपी गिलफोर्ड द्वारा इस सिद्धांत का 2 बार किया गया। एक विद्यार्थी का आ रहा है सर रिपीट करो, तो दोस्तों यदि मैं यहां पर रिपीट करूंगा तो वीडियो में 2 बार हो जाएगा। यदि आपको ये अभी समझना है और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद में एक बार आप इसको देख लीजिए और उसके बाद में वापस समझिए, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। तो देखिएगा, अगला जो सिद्धांत है दोस्तों, वो सिद्धांत दिया गया केटल के द्वारा। केटल तथा हॉर्न, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है केटल और दूसरे मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है हॉर्न। यानी हम इसको यूं भी कह सकते हैं, केटल और हॉर्न का सिद्धांत। केटल और हॉर्न का सिद्धांत। अब देखिएगा, इन्होंने इस सिद्धांत में बुद्धि के 2 प्रकार बताए, और वो 2 प्रकार ये बताए, एक बताई तरल बुद्धि और दूसरी बताई ठोस बुद्धि। कहा कि बुद्धि कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, तरल बुद्धि और दूसरी इसको कहा जाता है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि। इस कारण इस सिद्धांत को तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन या केटल और हॉर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन, यहां से तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका प्रतिपादन किसने किया, केटल और हॉर्न ने। लेकिन आपके सामने यह आ गया कि बुद्धि को बताओ किस मनोवैज्ञानिकों ने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि 2 भागों में विभाजित किया। तो देखिएगा, केटल और हॉर्न का जो सिद्धांत है वो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं GF और इसको बोलते हैं GC, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस सिद्धांत को हम यूं भी कह सकते हैं GFGC का सिद्धांत। GFGC का सिद्धांत केटल, हॉर्न या रेमोंड हॉर्न के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, या जॉन हॉर्न और रेमोंड केटल के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो दोस्तों इस सिद्धांत में है क्या, इस सिद्धांत में आपको इतना सा याद रखना है, इस सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के कुल कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए। एक तो बताई ठोस बुद्धि, दोस्तों ये याद रखना है। दूसरी जो इन्होंने बुद्धि बताई है वो दोस्तों वो कौन सी बुद्धि बताई है, तरल बुद्धि बताई है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, इन दोनों बुद्धि में से कौन सी बुद्धि जन्मजात होती है और कौन सी बुद्धि अर्जित होती है, आपको ये याद रखना है। तो देखिएगा दोस्तों, जो तरल बुद्धि है, इस तरल बुद्धि के बारे में कहा इन्होंने कि ये जो तरल बुद्धि है, ये तरल बुद्धि तर्क करने, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं चिंतन करने, या फिर किसी भी समस्या का समाधान निकालने, समस्या का समाधान निकालने की जन्मजात क्षमता, या हम यूं कह सकते हैं जन्मजात योग्यता। इसका इन्होंने नाम क्या दिया, तरल बुद्धि दिया। तो दोस्तों इसके अनुसार यह है कि जो तरल बुद्धि है वो तरल बुद्धि व्यक्तियों में जन्मजात होती है। जो व्यक्तियों के अंदर तर्क करने की क्षमता होती है, जो व्यक्तियों में सोचने की क्षमता होती है, जो व्यक्तियों में किसी भी समस्या का समाधान करने की जो क्षमता होती है, उस यदि वो क्षमता जन्मजात है तो वो हमारे पास में कौन सी बुद्धि है, तरल बुद्धि है। तो देखिएगा दोस्तों, एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, सर उदाहरण दीजिए। पहले दोस्तों समझिए इसका। दूसरी कौन सी बुद्धि है, ठोस बुद्धि। हमारे पास में जो भी हमने अर्जित ज्ञान किया है, यानी अर्जित, या हम यूं कह सकते हैं प्रशिक्षण के द्वारा
प्राप्त कौशलों वाली, प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कौशलों वाली बुद्धि। ये जो बुद्धि होती है, प्रशिक्षण के द्वारा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, यह हमने अर्जित जिन कौशलों का निर्माण किया, वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि क्या कहलाती है दोस्तों? ठोस बुद्धि कहलाती है। इसमें दोस्तों आपको ये याद रखना होता है कि ये जो बुद्धि होती है दोस्तों, ये समय के साथ घटती जाती है, यानी ये आयु के अनुसार चलती है। किसके अनुसार? आयु के अनुसार। इस बुद्धि का जो जन्म होता है वो जन्मजात होता है, यानी जन्म से ये बुद्धि होती है, लेकिन ये आयु के अनुसार चलती है। जो जो आपकी आयु बढ़ती जाती है, त्यों त्यों इस बुद्धि का दोस्तों निम्नतम विकास होता जाता है, यानी ये बुद्धि घटती जाती है। इस बुद्धि के बारे में कहते हैं दोस्तों कि ये बुद्धि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा ये बुद्धि कैसी होती है? स्थिर होती है। हमेशा इस बुद्धि का संबंध किससे होगा? स्थिरता से होगा। यानी जो समय के साथ जो बुद्धि बढ़ती है, उसका घटती नहीं है बल्कि नियंत्रण चलती रहती है, उसका नाम ठोस। इसका नाम ठोस इसीलिए रखा गया दोस्तों। ठोस रखने का कारण यह है कि आप आयु के चाहे किसी भी पड़ाव में चले जाइए, आप अपने जीवन के चाहे किसी भी अवस्था में हो, यह बुद्धि हमेशा ठोस रहेगी। और इसका नाम जो तरल बुद्धि है, वो तरल बुद्धि इसलिए रखा गया क्योंकि ये बुद्धि अवस्थाओं के अनुसार चलती है, ये बुद्धि आयु के अनुसार चलती है। देखिएगा, जिस प्रकार से हम किसी भी विषय वस्तु को देखते हैं, देखने के बाद में तुरंत समाधान निकाल देते हैं, उनके लिए अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे पास में जो बुद्धि होती है वो कौन सी बुद्धि होती है? तरल बुद्धि होती है। और हमारे पास में कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए यदि हमें हमारे अनुभवों की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो बुद्धि कौन सी कहलाती है? ठोस बुद्धि कहलाती है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि गांवों में या शहरों में या हमारे घरों में जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं दोस्तों, वो बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने यदि कोई बालक पहली बार आता है तो वह बालक अपना परिचय देता है, लेकिन वही बालक 2 दिन बाद में वापस आता है तो वो बुजुर्ग उस बालक को भूल जाता है कि तुम कौन हो, तुम यहां किस लिए आए हो। तो वो बालक कहता है, बाबूजी मैंने 2 दिन पहले तो आपको बताया था। और बाबूजी कहते हैं, बेटा मेरे ध्यान से निकल गया, मुझे याद नहीं रहा। तो ये जिस बुद्धि का उदाहरण है वो बुद्धि कौन सी है? तरल बुद्धि। तो तरल बुद्धि आयु के अनुसार बदलती रहती है, और जो क्रिस्टलीय बुद्धि होती है दोस्तों, वो क्रिस्टलीय बुद्धि हमेशा स्थिर बनी रहती है। इस कारण इस सिद्धांत का जो नाम है दोस्तों, वो तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि का सिद्धांत है। अब देखिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जिसका नाम है जॉन बी कैरोल। मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है जॉन बी कैरोल। जॉन बी कैरोल, जॉन बी कैरोल। और जॉन बी कैरोल ने दोस्तों बुद्धि के अंदर कुल 3 स्तर बताए हैं। बुद्धि के अंदर कुल कितने स्तर बताए हैं? इन्होंने ये कहा कि बुद्धि के अंदर कुल कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। हम यूं कह सकते हैं बुद्धि में 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर बताए बुद्धि में। जॉन बी कैरोल ने दोस्तों कुल जो स्तर बताए हैं, वो स्तरों की जो संख्या है, वो स्तरों की संख्या कितनी है? 3 है। इस कारण दोस्तों जॉन बी कैरोल का जो बुद्धि का सिद्धांत है, इसको कहते हैं बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। त्रिस्तरीय सिद्धांत। देखिएगा, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहा जाता है। किसके सिद्धांत को? जॉन बी कैरोल के सिद्धांत को। दोस्तों जॉन बी जो कैरोल है, इन कैरोल के अनुसार दोस्तों बुद्धि के अंदर जो स्तर होते हैं, वो स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके बारे में हम यूं भी कह सकते हैं दोस्तों कि बुद्धि को कारकों के रूप में विभाजित किया। बुद्धि को विभिन्न कारकों के रूप में विभाजित किया। विभिन्न
कारकों के रूप में, या हम यूं कह सकते हैं विभिन्न कारकों की दृष्टिकोण के रूप में या कारकों के रूप में विभाजित किया, विभाजित किया, विभाजित किया। तो देखिएगा दोस्तों, आपको इस सिद्धांत में यह याद रखना है कि बुद्धि के अंदर जो 3 कारक बताए हैं कि सामान्य कारक, विस्तृत कारक और संकीर्ण कारक, इन्होंने जो 3 कारक बताए हैं दोस्तों, वो 3 कारक ये है। इन्होंने एक जो कारक बताया वो बताया सामान्य कारक, और नंबर 2 जो 2 कारक बताया है वो बताया विस्तृत कारक। कौन सा कारक? विस्तृत कारक। जो तीसरा कारक बताया वो कारक बताया संकीर्ण कारक। यानी कारकों का विश्लेषण करके इन्होंने इस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि जॉन बी कैरोल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन विभिन्न कारकों का विश्लेषण करके अनेक कारक बताए और कहा कि इन अनेक कारकों की 3 श्रेणियां हैं। एक कारक सामान्य कारक, और जो दूसरे कारक होते हैं वो विस्तृत कारक, और जो तीसरे कारक होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार के? संकीर्ण कारक है। ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किसका है? जॉन बी कैरोल का है दोस्तों। तो एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में मैं आपको वापस बताता हूं कि ये जो कारक है वो किस प्रकार से विभाजित किए हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो सिद्धांत है आपके सामने, ये जॉन बी कैरोल का सिद्धांत है। इन्होंने दोस्तों इस कारक में बुद्धि के कुल जो स्तर बताए हैं, वो स्तर कितने बताए हैं? 3। देखिएगा यहां पर बुद्धि का जो पहला स्तर है दोस्तों, वो पहला स्तर कौन सा है? सामान्य स्तर। दूसरा कारक कौन सा है? विस्तृत स्तर। और तीसरा कौन सा है? संकीर्ण स्तर। कहा कि बुद्धि के अंदर जो विभिन्न कारक है वो विभिन्न कारक 3 स्तरों के आधार पर कार्य करते हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि जो सामान्य स्तर है दोस्तों, इस सामान्य स्तर का संबंध होता है सामान्य बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। और सामान्य बुद्धि हमारे पास में या तो तरल बुद्धि के रूप में होती है या ठोस बुद्धि के रूप में होती है। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है कि जॉन बी कैरोल ने अपने इस सिद्धांत में बताओ किन किन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को सम्मिलित किया। यानी हम यूं कह सकते हैं केटल और हॉर्न का जो सिद्धांत है वो भी यहां पर देखने को मिलता है। यानी दोस्तों जो विस्तृत स्तर है, इस विस्तृत स्तर में इन्होंने कहा तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामान्य स्मृति एवं अधिगम, विस्तृत दृष्टि प्रतिक्षण, और इसके अलावा विस्तृत श्रवण प्रतिक्षण, और इसके अलावा विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता और प्रति संसाधन प्रतिक्रिया समय निर्णय और गति। तीनों अलग अलग है कि हम हमारे संसाधनों के प्रति जो भी प्रतिक्रिया करते हैं समय निर्णय और गति के अनुसार करते हैं। और इनका दोस्तों जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष ये निकला कि संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवहार यानी व्यवहार के अनुसार या व्यवहारहत संज्ञानात्मक, प्रत्यक्षात्मक तथा एवं प्रगतिकारी है। तो दोस्तों इस सिद्धांत की जो मूल थ्योरी है वो मूल थ्योरी है कि सामान्य स्तर पर सभी व्यक्तियों में या सभी प्राणियों में एक सामान्य बुद्धि होती है। और सामान्य बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है? सामान्य बुद्धि जब कार्य करने लगती है या तो वो कार्य करेगी तरल बुद्धि के समान, यानी बुद्धि जन्मजात योग्यताओं और क्षमता के अनुसार कार्य करेगी, या फिर वो करेगी ठोस बुद्धि के अनुसार। हमने क्या हमारे जीवन में प्रशिक्षण लिया है, हमने हमारे जीवन में क्या प्राप्त किया उसके अनुसार। तीसरा दोस्तों सामान्य स्मृति, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में सामान्य स्मृति होती है और वो उसी के अनुसार क्या कर पाता है? अधिगम कर पाता है। देखने की उसकी प्रत्यक्ष क्षमता कितनी होती है। आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको वहां पर आप क्या क्या देखते हो इसके बारे में देखिएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारी सुनने की क्षमता, और उसके बाद में जो भी हमारे अंदर क्षमता है उसके अनुसार हमने पुनः प्राप्त क्या किया है। हमारे पास में ज्ञान के जितने भी पहलू हैं वो सक्रिय कितने हैं, वो तीव्र कितने हैं, चित्त, चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा, संज्ञानात्मक पहलू। और इसके अलावा दोस्तों जो भी प्रति संसाधन, यानी हम यूं कह सकते हैं जो भी हम परिणाम लाते हैं या जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं वो प्रतिक्रिया समय के अनुसार करते हैं। हमारा निर्णय कैसा होता है और हमारा गति कैसी होती है। अंत में जो निष्कर्ष निकल कर आता है दोस्तों वो निष्कर्ष संकीर्ण स्तर पर निकल कर यह आता है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं के अध्ययन के द्वारा, या हम यूं कह सकते हैं संज्ञानात्मक विभिन्न प्रकार की जो हमारे क्षमता थी उन क्षमताओं के द्वारा हम हमारे व्यवहार में जितनी भी प्रकार के संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और जितने भी प्रकृति कार्य करते हैं उसी का नाम क्या है? बुद्धि है। ये जो सिद्धांत था दोस्तों, ये सिद्धांत किसने समझाया?
जॉन बी कैरोल ने समझाया। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पुनः। दोस्तों देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार पुनः चर्चा करते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो बुद्धि के सिद्धांत है वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, हमने जो पहला सिद्धांत पढ़ा एक तत्व का सिद्धांत, उसके बाद में द्वितत्व का सिद्धांत आया, उसके बाद में त्रितत्व का सिद्धांत आया। इन तीनों में से एक तो आपको ये याद रखना कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। दूसरा जो द्वितत्व सिद्धांत है इसके बारे में कई बार पूछ रखा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। इसके बाद में देखिएगा थॉर्नडाइक ने कहा बुद्धि के अंदर असंख्य कारक होते हैं, बहुकारकीय सिद्धांत। और लुईस थ्रस्टर ने कहा बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है, समूह कारकीय सिद्धांत। उसके बाद में दोस्तों जेपी गिलफोर्ड की विमाएं हैं और उसमें प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों कि विमाओं की कुल संख्या कितनी होती है। उसके बाद में तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। और दोस्तों ये जो सिद्धांत था ये सिद्धांत किसका है? जॉन बी कैरोल का है। दोस्तों एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, सर 9 सितंबर की आपकी क्लास नहीं हुई थी क्या? दोस्तों इस बुद्धि वाले में मेरी एक पहले क्लास हो चुकी है, 9 सितंबर की क्लास नहीं हुई थी, लेकिन इससे पहले एक बुद्धि की परिभाषाओं की क्लास हो रखी है। आप YouTube चैनल पर जाओगे दोस्तों तो वहां पर आप उत्कर्ष कोचिंग साइकोलॉजी सर्च करो या उत्कर्ष कोचिंग जोधपुर सर्च करो, वहां पर आपको सारी क्लासें मिलेगी कि कौन सी क्लास कब है। तो हमारा यदि टॉपिक बुद्धि चल रहा है दोस्तों तो आप सर्च बुद्धि कीजिए, उसके नीचे लिखा हुआ आएगा बुद्धि की अर्थ परिभाषाएं विशेषताएं, और ये बुद्धि की तीसरी क्लास है। तो दोस्तों हम आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार दोस्तों आप इनको वापस अध्ययन करना, एक बार इस वीडियो को पुनः देखना। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो। और आगे की जो भी दोस्तों क्लास होगी, यदि आपने अब तक इस उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार आप एक्टिव कर लीजिए। उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपके मैसेज के द्वारा आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.